जी, वेलकम है आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। अब से पहले हमारे 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं M1R5 के। इस वीडियो में हम चैप्टर 8 को पढ़ेंगे। 7 चैप्टर में हमने अभी तक जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं प्लस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बनते हैं वो सभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। इस वीडियो में चैप्टर 8 पढ़ेंगे जिसका नाम है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन। ये चैप्टर काफ़ी इजी है, जैसे आपका चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 जो है ये काफ़ी इजी चैप्टर हैं और इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और यही सबसे इजी चैप्टर है, अगर आप बाकी चैप्टर में कंपैरिजन करते हैं तो यही सबसे आपको इजी लगेंगे। ठीक है, यहाँ से फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछ ली जाती है, जैसे यूपीआई की फुल फॉर्म, ओटीपी की फुल फॉर्म, तो वो यहीं इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। अगर आपका M1R5 का एग्ज़ाम है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो पढ़ा है या आप जो पढ़ रहे हैं उसी में से आपका एग्ज़ाम आएगा, ये सोच के आपको पढ़ाई करनी है। प्रैक्टिकल में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो बाद की बात है, पहले थ्योरी पे पूरा फोकस करें, क्योंकि 60% जो इसका वेटेज लिया जाएगा और प्रैक्टिकल का 40% वेटेज लिया जाता है। इसलिए आपको 20% फ़ायदा मिलता है थ्योरी में। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि थ्योरी की ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, थोड़ा सपोर्ट करें हमें भी। देखिए 10,000 सब्सक्राइबर होने में केवल 1900 सब्सक्राइबर की कमी है। 1900 सब्सक्राइबर की कमी है, आप थोड़ा सपोर्ट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वो भी सब्सक्राइब करेंगे तो जल्दी से जल्दी जनवरी के महीने में ये 10,000 हो जाने चाहिए दोस्तों। तो इसलिए थोड़ा सपोर्ट करें। हम आपसे सिर्फ इतना ही मांगते हैं, फ़ीस कोई नहीं है, फ्री में पढ़ा रहे हैं। आप ध्यान से पढ़ेंगे, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, बस यही हमारा टारगेट है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखना और अपने पास एक नोटबुक ज़रूर रखिए। जो भी आपको क्वेश्चन में भी क्वेश्चन बताता हूँ वो भी लिखते चलिए। इनमें नामांकन किया जा सकता है। नामांकन मतलब पंजीकरण की बात कर रहा है, ठीक है। तो किस में नामांकन यानी पंजीकरण किया जा सकता है? बचत बैंक अकाउंट में, आवर्ती जमा अकाउंट में, निश्चित जमा अकाउंट में, या ऑल ऑफ द अबव? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ एग्जाम में क्वेश्चन को करने की। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो पहले आपको ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जो हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक से दो ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो हो ही नहीं सकता है आंसर, तो उनको हटा लीजिए पहले। ठीक है, तुक्का लगाने की ट्रिक बता रहा हूँ कि तुक्का भी कैसे लगाएं अगर नहीं समझ में आ रहा। तो दो ऑप्शन आप तो आपने हटा लिए कि सर ये तो हो ही नहीं सकते चार में से। बाकी के जो दो ऑप्शन बचे हैं उसमें आपको देखना है कि किसकी ज़्यादा आप मतलब किसका ज़्यादा परसेंटेज है, कौन सा आंसर हो सकता है, उसको टिक कर दीजिए, बात खत्म। दूसरा, अगर आपके ऑप्शन में उपरोक्त सभी है, तीन ऑप्शन और चौथा ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी, तो कोशिश करें कि उसी को टिक करें अगर आंसर नहीं पता है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो लास्ट ऑप्शन होता है ना उपरोक्त सभी वाला, वही आंसर होता है ज़्यादातर चांस में, तो आप उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, आपके अकॉर्डिंग जो आपको लगता है वो कर सकते हैं आप। हमने जो आपको बताया है इसको फॉलो करेंगे, अप्लाई करेंगे तो फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि NRI का फुल फॉर्म क्या है? तो NRI मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, जो इंडिया में नहीं रहते हैं, NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सी में है कि क्वेश्चन नंबर थ्री में है, बैंक अकाउंट कौन ओपन करा सकता है, यानी बैंक में अपना खाता कौन खोल सकता है या कौन खुलवा सकता है? तो भारत के नागरिक खुलवा सकते हैं, बिल्कुल खुलवा सकते हैं। अनपढ़ लोग खुलवा सकते हैं क्या? अशिक्षित लोग बिल्कुल खुलवा सकते हैं वो भी। अप्रवासी इंडियन खुलवा सकते हैं क्या? ये भी खुलवा सकते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका भी। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें उपरोक्त सभी वाले ऑप्शन होते हैं, ज़्यादातर चांस में वही आंसर होते हैं। एटीएम किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? सबसे पहले तो एटीएम की फुल फॉर्म बताइए आप, एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? M1R5 सबसे इजी क्वेश्चन पेपर है M1R5 का। इससे कठिन अगर कहूँ तो M2R5, और M2R5 से भी कठिन कहें तो M3R5 यानी पाइथन। कठिन का मतलब ये नहीं है कि पास नहीं होंगे, बहुत से बच्चे पहले बार में पास कर लेते हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होता। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है जो मेरे पास डेली मैसेज करते थे, सर आज हमने ये पढ़ लिया, आज हमने ये पढ़ लिया, पास हो जाएंगे क्या? और जब रिजल्ट आया तो सारे सब्जेक्टों में पास हो गए। तो इसलिए पढ़ते रहे कंटिन्यू बस। एटीएम मतलब ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है एटीएम की फुल फॉर्म। और एटीएम पे जो सीवीवी होता है, एटीएम कार्ड पे जो सीवीवी होता है मतलब कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू जो होता है,
ये कितने डिजिट का होता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछता है, तो ये 3 डिजिट का होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन यहीं पे चेंज कर दें कि अमेरिकन सीवीवी कितने डिजिट का होता है, तो वो 4 डिजिट का होता है दोस्तों, ठीक है। कितने डिजिट का होता है, वो 4 डिजिट का होता है। एटीएम किसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो नगद आपको कैश निकालना है, एटीएम का यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। चेक बैलेंस के लिए भी कर सकते हैं, बिल्कुल। अकाउंट का विवरण के लिए भी कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्या अनपढ़ व्यक्ति को डेबिट कार्ड जारी किया जा सकता है, तो ये आपका हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सिग्नेचर करने आने चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़िए, कह रहा है कि ₹50,000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा किसे PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना में उपलब्ध है, तो प्रति घर एक अकाउंट, ठीक है। 18 से 60 साल की आयु के ग्राहक, ठीक है। अकाउंट के संचालन के बाद 6 महीने बाद, और तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 में है, छोटे अकाउंट में अधिकतम कितनी राशि मतलब स्वीकार्य है, कितने जमा कर सकते हैं छोटे अकाउंट में? 30,000, 50,000, 40,000, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? आरटीजीएस रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, 24 घंटे काम करता है, हफ्ते के 7 यानी 7 × 24, हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे काम करता है। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से अगर पूछ ले एनईएफटी की फुल फॉर्म क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 9 पे यही है। एनईएफटी मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनईएफटी की फुल फॉर्म होती है। कहता है क्वेश्चन पेपर में यानी क्वेश्चन में पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करने का कौन सा तरीका है, तो एनईएफटी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 में है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पैसे भेजने के लिए उपयोग किया जाता है, तो एनईएफटी, ठीक है। एनईएफटी की फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, लिख लीजिए अपनी नोटबुक में साथ साथ। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, इसीलिए इनको इग्नोर ना करें आप सभी। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? आरबीआई को कहते हैं, ठीक है, आरबीआई को कहते हैं। और यूपीएससी में देखो क्वेश्चन ये पूछा गया कि आरबीआई बैंकों का बैंक है, व्याख्या करें। तो बताओ, उसने खुद ही बता दिया कि आरबीआई बैंकों का बैंक है। अब उसको आपको बताना है कैसे है, क्या चक्कर है इसका, क्यों इसको कहते हैं, ये सारी बातें लिखनी पड़ती हैं यूपीएससी के एग्जाम में। यूपीएससी में आया था क्वेश्चन मेंस में। बैंक में पैन का मतलब क्या होता है? देखिए, एक तो होता है पैन, PAN मतलब पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। ये नेटवर्क का एक प्रकार है। लेकिन जो आपका जैसे आपका ब्लूटूथ जो है, जो ब्लूटूथ है आपका, ये पैन का एग्जांपल है, पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। और यहाँ पर पैन बैंक में बात कर रहा है, बैंक में जो पैन कार्ड आप यूज़ करते हैं, तो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है इसकी फुल फॉर्म। पैन कार्ड से संबंधित 2 क्वेश्चन और बता देता हूँ। पैन कार्ड जो नंबर है वो 10 डिजिट का होता है, ठीक है, 10 डिजिट का होता है। और पैन कार्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। आधार कार्ड आपका 12 डिजिट का होता है, और आधार कार्ड को UID, ठीक है, UIDAI के द्वारा जारी किया जाता है। आधार कार्ड 12 डिजिट का होता है। और पैन कार्ड, एक आदमी को एक ही पैन कार्ड जारी किया जा सकता है। अगर आपके पास 2 पैन कार्ड है तो आपको एक पैन कार्ड को सस्पेंड कराना होता है, सरेंडर कराना होता है, उसमें ऑप्शन आता है, ठीक है। तो इसीलिए बैंक में पैन का मतलब हो जाता है परमानेंट अकाउंट नंबर, और इसमें डिजिट भी होते हैं, अल्फ़ाबेट भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि आरबीआई कब बना था? आरबीआई 1 अप्रैल 1935, कंपटीशन के एग्जाम में पूछ लेता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 अप्रैल 1935। चेक की वैधता की अवधि क्या होती है? जब आपको किसी ने चेक दिया तो उसकी अवधि क्या होगी, वो कब तक वैलिड होगा, ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में, चेक जारी करने की तारीख से 4 महीने तक, जारी करने की तारीख से 5 महीने तक, जारी करने की तारीख से 12 महीने तक, जारी करने की तारीख से 3 महीने तक। जो आपका चेक होता है वो 3 महीने तक वैलिड होता है, जब तक उस पर सिग्नेचर नहीं होते। सिग्नेचर के बाद 3 महीने तक वैलिड होगा। आरटीजीएस के द्वारा एक दिन में कितना पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है? आरटीजीएस के द्वारा कितना पैसा एक दिन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं? 2 लाख, 5 लाख? इसको आप गूगल पे चेक कर लेना एक बार, इसकी लिमिट क्या है। वैसे राइट आंसर 2 लाख हो जाएगा, लेकिन एक बार इसको आप चेक जरूर कर लेना कि लिमिट बढ़ी तो नहीं है इसकी, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, मुझे कमेंट में बताना आप क्या है। बैंक इनके लिए उधार प्रदान करता है। जो बैंक होते हैं वो किस किस के लिए आपको उधार दे सकते हैं?
घर के लिए दे सकते हैं, कार के लिए दे सकते हैं, पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए दे सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी के लिए दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चनों को टाइप करने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों, और आप जानते हैं टाइम की कमी होने के कारण इसीलिए आपकी ज़्यादा क्लासें नहीं ले पाते हैं, क्योंकि टाइप भी करवाने होते हैं क्वेश्चन कहाँ कहाँ से प्रीवियस ईयर के देखने होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, किसके आने की उम्मीद है। तो हमें बहुत काम करना होता है, लेकिन आपसे सिर्फ हम एक चीज़ कहते हैं कि अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन सब्सक्राइब आप प्लीज़ कर लीजिए, थोड़ा सपोर्ट करेंगे। चैनल पे कम से कम 10,000 तो सब्सक्राइबर होने चाहिए, इसलिए थोड़ा आप सपोर्ट करें, ठीक है। कंजूसी कोई ना करे सब्सक्राइब करने में, खुद सोचिए, आपको इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, मतलब सब्सक्राइब करोगे तो पेमेंट तो करनी नहीं पड़ेगी आपको कि सर को 100 रुपये चले जाएंगे, बस एक लाल बटन दबाना है, वो सब्सक्राइब हो जाएगा, बस इतना सा काम करना है। यदि लॉकर के किराए का भुगतान नहीं किया जाता, आपने लॉकर लिया हुआ है बैंक वगैरह में, उसका भुगतान नहीं कर रही, तो बैंक क्या करेगा? बैंक क्या करेगा? लॉकर को सील करेगा, बिल्कुल। लॉकर के संचालन को रोक देगा, बिल्कुल। उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। फिर सूचना देने के बाद लॉकर को खोलेगा, बिल्कुल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में उपरोक्त सभी वाले ही आंसर होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 19 में है कि समव्य सहायता समूह में यह शामिल है। 5 से 20 लोगों का समूह, नियमित बचत की आदतें, दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि काउंटर पर बैंक में नकली नोट का पता लगने पर, आपने बैंक में पैसे जमा करा रहे हो और नकली नोट मिल गया, तो क्या करेगा बैंक? बताओ, सोचो, आप सोचो, ये तो आप सोच ही सकते हो। ग्राहक को नोट वापस कर देगा? ऐसी गलती तो करेगा नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप फिर वो किसी और को दोगे। किसी और को भी तो पागल बना सकते हो। बैंक में बनाने गए थे तो वहाँ नहीं बने, किसी और को बनाओगे तो बैंक वापस तो देगा नहीं भाई, अकाउंट में जमा कर देगा। इतनी पागलपंती वो नहीं करेगा कि आपसे नकली नोट लेके जमा कर लेगा और असली से बदलेगा। असली नोट से बदल देगा, बड़ी मूर्खता है, और नोट को जब्त कर रसीद जारी करेगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इस क्वेश्चन का। 20 नंबर क्वेश्चन में है कि 100 रुपये के नोट किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं, तो आरबीआई के गवर्नर के द्वारा होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 1 रुपये का सिक्का किसके द्वारा होता है? वित्त मंत्री के द्वारा होता है क्या? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यस और नो। बीएसबीडी अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम कितने पैसों को जमा करने की आवश्यकता है? कोई न्यूनतम जमा की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ओटीपी के बारे में क्या सत्य है? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था कि ओटीपी की फुल फॉर्म बता दो। तो ओटीपी की फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होती है। ओटीपी अपने आप में यूनिक कोड होता है, एक बार भेजा गया ओटीपी केवल एक बार ही यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और इसको शेयर नहीं करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे ऑप्शन देगा। इसका पूरा नाम वन टाइम पासवर्ड है, ठीक है। यह चोरी को कम करता है, ठीक है। और एक ओटीपी को केवल एक बार ही उपयोग में ला सकते हैं, ये भी ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बचा ही क्या आपके पास, बताओ। हार्ड नहीं लग रहे होंगे क्वेश्चन बिल्कुल भी। क्यूआर का फुल फॉर्म क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है क्यूआर, जिसको स्कैन करके आप पेमेंट करते हैं, ठीक है। पेमेंट करते हैं ना, गूगल से, फ़ोनपे से, पेटीएम से, और आप कि जो पेटीएम से पैसे कट जाते हैं, जिसको सेंड किए उसके पास पहुंच जाते हैं। एईपीएस, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, एईपीएस की फुल फॉर्म होती है, कई बार पूछी गई है ये। ऐसे पूछ लेता है कि एईपीएस में पी का मतलब बताओ क्या है, या एईपीएस में एस का मतलब बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या है? यूएसएसडी का फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। और मैं जब ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देने गया था, मैं, मेरे याद है, तो उसमें पूछा था कि यूएसएसडी सेवा का लाभ उठाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कैसा कोड है? तो *9# का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इसका कोड है, इसकी सेवा का लाभ उठाने के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि पीओएस का फुल फॉर्म क्या है? पीओएस का फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ सेल होता है। क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। लाइक कर दें अगर आपको अच्छा लगा है, तो नहीं लगा कोई दिक्कत नहीं है। आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है, ऑप्शन नंबर सी। सीवीवी कितने डिजिट का होता है? जो सीवीवी है वो 3 डिजिट का होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बैंकिंग सेवा का लाभ लेने के लिए क्या डायल करें? तो *998# का यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, एटीएम और क्रेडिट कार्ड में सीवीवी कितने डिजिट का होता है, ये क्वेश्चन आया था, तो ऐसे आता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर पूछे अमेरिकन सीवीवी कितने डिजिट का होता है, तो वहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 डिजिट का होता है, लेकिन यहाँ पर सी ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है? ये प्रीवियस ईयर के हैं, सारे के सारे 30 क्वेश्चन है लगभग, हाँ 30 क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर के हैं, देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन है। कौन सा एक्सटेंशन है जो लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है? ओडीटी होता है राइटर का। डॉट ओडीटी किसका होता है? राइटर का होता है। और
ODT तो होता है, लेकिन इसका जूम परसेंट कितना होता है, मिनिमम जूम परसेंट रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन हो जाएगा तो सुनो, 20% होता है मिनिमम और मैक्सिमम होता है 600%। मैक्सिमम कितना होता है, 600% होता है। पहली स्लाइड जो कह ले या पहला पेज कह ले, किस नाम से सेव होता है, पहला पेज होता है अनटाइटल 1 के नाम से सेव होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। लिब्रे ऑफिस राइटर में मेनू 11 होती हैं। कितनी मेनू होती हैं, 11 मेनू होती हैं। ओडीएस होता है कैल्क का, और इसमें मिनिमम जूम परसेंट शायद 20% और मैक्सिमम होता है 400%। ठीक है, 400% होता है। इसमें भी अनटाइटल 1 के नाम से सेव होता है पहला पेज। और ODP इम्प्रेस का होता है मिनिमम 5% जूम परसेंट, मैक्सिमम 3000% होता है। ठीक है, और इसमें 10 मेनू होती हैं। कितनी होती हैं, 10 मेनू होती हैं। कैल्क में 11 मेनू होती है, राइटर में 11 मेनू होती है, इम्प्रेस में 10 मेनू होती हैं। लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन क्या है, लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन मतलब इम्प्रेस है, ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछे वर्ड प्रोसेसिंग क्या है तो राइटर है। अगर पूछे स्प्रेडशीट क्या है तो कैल्क है। ये सारे क्वेश्चन लिख लीजिए अपनी कॉपी में। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम परसेंट 5% होता है। मिनिमम जूम परसेंट 5% होता है। मैक्सिमम जूम परसेंट 3000% होता है। लिब्रे ऑफिस में शामिल है कैल्क भी है, राइटर भी है, इम्प्रेस भी है। कैल्क भी है, राइटर भी है, इम्प्रेस भी है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उमंग ऐप में एन का क्या मतलब है, उमंग ऐप में पी का क्या सॉरी, उमंग ऐप में जी का क्या मतलब है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो उमंग में एन का मतलब हो जाएगा न्यू एज। क्या हो जाएगा, न्यू एज हो जाएगा। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होता है पूरा फुल फॉर्म। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल एक्सटेंशन कौन सा होता है, ओडीएस होता है। क्या होता है, ओडीएस होता है। ओडीटी राइटर का, ओडीपी इम्प्रेस का। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई सा एक ऑप्शन में मिलेगा। सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा होता है, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो सबसे बड़े होते हैं सुपर कंप्यूटर। सबसे बड़े कौन से होते हैं, सुपर कंप्यूटर होते हैं। लेकिन सबसे छोटे आपके माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, कहने को मिनी कंप्यूटर सबसे छोटा लग रहा है, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर होते हैं सबसे छोटे। उसके बाद मेन फ्रेम, उसके बाद आपका आता है सबसे पहले आता है आपका माइक्रो, उसके बाद मिनी, उसके बाद मेन फ्रेम, उसके बाद सुपर कंप्यूटर। किसी सेल में आज की डेट डालने की शॉर्टकट की क्या है, किसी सेल में आज की डेट डालने की शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी ना। इसका आपको होमवर्क में आंसर देना है। क्या है, या तो ऑप्शन नंबर ए है या बी है, इसमें से आंसर है। सी और डी में से आंसर नहीं है। QR कोड का मतलब अभी बताया था, क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। @ahmad@india.com एक वैलिड ईमेल है क्या, नहीं बताओ, ये सही है या नहीं है। India.com, ahmad@india.com एक वैलिड ईमेल पता है, तो ये हो जाएगा ट्रू हो जाएगा ये। POS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ सेल होता है। क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल होता है। UPI किसके द्वारा डेवलप किया गया था, UPI को हमने NPCI, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक है, और नीचे है USD सेवा का लाभ उठाने के लिए क्या डायल करें, *99H, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कैल्क में मिनिमम वर्कशीट कितनी होती है, कैल्क में मिनिमम वर्कशीट सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कितनी रो होती हैं, 10,48,576 होती है। 1024 कॉलम होती है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा 1000। JPG फाइल फॉर्मेट इमेज है, जो JPG फाइल फॉर्मेट इमेज है, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। इमेज का फॉर्मेट होता है JPG, PNG और JPEG वगैरह। इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर का एक प्रकार है, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। असेंबलर कौन सा सॉफ्टवेयर है, असेंबलर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में A1 + A2 को ऐड करने के बाद क्या परिणाम आएगा, लिब्रे ऑफिस में अगर आप इसको जोड़ते हैं, A1 + A2 को ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा, कमेंट बॉक्स में होमवर्क में करें। लिब्रे ऑफिस अगर आप यूज़ करते हैं तो चेक करके बताना। B2C का मतलब बिजनेस टू कस्टमर होता है। क्या होता है, बिजनेस टू कस्टमर, ऑप्शन नंबर है। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। CPU में ALU अंकगणितीय या तार्किक संचालन का काम करता है, ट्रू हो जाएगा। CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। वॉल्व टेक्नोलॉजी कौन सी पीढ़ी या जनरेशन में यूज़ हुआ था, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, बता रखा है आपको। AEPS में E का मतलब होता है इनेबल। क्या होता है, इनेबल, ऑप्शन नंबर सी। उमंग ऐप में कितनी लैंग्वेज है, उमंग ऐप 13 भाषाओं को सपोर्ट करता है। और यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस जिसकी फुल फॉर्म है, 100 से ज़्यादा सर्विसेज में आपको मिल जाती हैं। ठीक है, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का नाम क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का नाम हो जाएगा AMJ। .com किससे संबंधित है, ये .com जो है
ये आपका कमर्शियल वेबसाइट से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर सी। पहला सर्च इंजन हो जाएगा आर्ची। पहला सर्च इंजन क्या हो जाएगा? आर्ची। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र हो जाएगा आपका क्या? पहला ग्राफिकल ब्राउज़र मोज़ैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोज़ैक हो जाएगा। गूगल आपका सर्च इंजन है। लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है? लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट हो जाएगा आपका कैल्क। क्या हो जाएगा? कैल्क हो जाएगा। सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की कंट्रोल ए होती है। क्या होती है? कंट्रोल ए होती है। बोल्ड करने की शॉर्टकट की कंट्रोल बी होती है। ठीक है। कट करने की कंट्रोल एक्स होती है। कॉपी की कंट्रोल सी होती है। पेस्ट की कंट्रोल वी होती है। अंडो की कंट्रोल जेड होती है। रेडो की कंट्रोल वाई होती है। इटैलिक की कंट्रोल आई होती है। और जस्टिफाई की कंट्रोल जे होती है। प्रिंट की कंट्रोल पी। ओपन की कंट्रोल ओ। एन न्यू की कंट्रोल प्लस एन होती है। और क्या बचा? डी की डुप्लीकेट और डिलीट वो होता है डबल अंडरलाइन के लिए करते हैं कंट्रोल डी का। यू का करते हैं अंडरलाइन के लिए। कंट्रोल डी का डबल अंडरलाइन के लिए यूज़ करते हैं। और कटे फटे नोट को यहाँ पर क्वेश्चन है आपके लिए। कटे फटे नोट को ऑप्शन है बैंक से बदल लेना चाहिए, फेंक देना चाहिए, जला देना चाहिए। बताइए कटे फटे नोट को क्या करना चाहिए? होमवर्क में आप सभी बच्चों को आंसर बताना है। तो ये आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। 20 मिनट में आपको बहुत से क्वेश्चन बता दिए। एग्जाम में यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इन क्वेश्चनों को तैयार जरूर कर लें सभी बच्चे। ठीक है। आपको क्लास कैसी लगी ये लाइक के माध्यम से आप बता दें सभी बच्चे। बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए, थोड़ा सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।